वेलकम टू सी आई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, है ना। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो लास्ट जो बेटा हमारी 2 वीडियोस थी, उस 2 वीडियोस में हमने आपसे क्या पढ़ा था। एक आइडियल सोल्यूशन, एक आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन के फिर 2 टाइप आते हैं। एक मतलब उसका क्लासिफिकेशन होता है। नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डेविएशन और एक आपका नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल हैं, जो रीज़न है, वही बेटा किसका रीज़न बन जाता है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। इज दैट क्लियर। चलिए, अब इस चैप्टर के जो हमारी लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है नहीं, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और वो हमारा बेटा जो आपने बोर्ड पे मैंने लिख भी रखा है, देखो हमारे पास क्या टॉपिक है आज का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो अब हमारे इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बेटा सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। उन कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जैसे सोल्यूशन की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, देखो कंसंट्रेशन भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होगा। ठीक है ना, वेपर प्रेशर, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। लेकिन उन बहुत सारी प्रॉपर्टी में बेटा कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको हमने क्या बोला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नाम दिया है। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को ही नाम दिया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया गया और क्यों दिया गया, इंपॉर्टेंट है उनको क्यों दिया गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसी बात को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटे क्या होती हैं, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल्स बढ़े तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी बढ़ जाएगी। आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा विदाउट साइंस का एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे कॉलिगेटिव का मीनिंग क्या है। ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपको 2 कप चाय बनानी है, तो आप चाय बनाने का जो भी आपका रेशो है कि कितना पानी लेना है, कितना दूध डालना है, कितनी चाय की पत्ती यूज़ करनी है, कितना चीनी यूज़ करनी है, ये आप 2 कप के हिसाब से एक रेशो बना हुआ होता है। मान लो आपने 1 कप पानी लिया तो 1 कप दूध डाला, 2 कप चाय बनानी है तो 2 चम्मच चीनी डाली। ठीक है। मान लो 1 चम्मच चीनी चाय पत्ती डाली आपने। क्लियर, ये मान लीजिए आपका एक रेशो है। अब क्या है, अगर आपको, तो आपने बेटा देखो, अगर आपको 2 की जगह 4 कप चाय बनानी हो तो आप क्या करोगे, रेशो यही रखना है। तो जहाँ आपने 2 कप चाय बनाने के लिए 1 कप पानी और 1 कप दूध डाला, अब आप 4 कप चाय बनाने के लिए क्या करोगे, 1 की जगह 2 कप पानी, 1 कप दूध की जगह 2 कप दूध। जहाँ 2 चम्मच चीनी थी अब 4 चम्मच चीनी हो जाएगी, जहाँ 1 चम्मच चाय पत्ती थी वो अब डबल। तो ये तो सब चीज़ें बेटा उसी रेशो में बढ़ गई। आपको 2 कप बनानी थी या 4 कप, तो जब 4 कप की है तो सबका रेशो डबल होता गया। ठीक है ना बेटा। क्लियर। तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई अभी भाई 2 कप की जगह 4 कप हो तो सारा सामान भी डबल डबल हो गया। तो रेशो तो बराबर ही रहा, रेशो में तो कोई बदलाव नहीं है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 2 कप चाय बनाने में जो एनर्जी यूज़ में आएगी, जो हीट एनर्जी कंज्यूम होगी, जो गैस यूज़ में आएगी आपकी, क्या दोनों जगह बराबर रहेगी? नहीं ना। तो जो क्वांटिटी है, जब हमारे पास क्वांटिटी बदली, जो हमें चाय की क्वांटिटी जितनी बनानी थी, तो उसमें जो कंज्यूम होने वाली गैस की जो क्वांटिटी है वो भी बदल गई कि नहीं बदल गई। आगे पॉइंट समझ में क्लियर है। तो देखो, कहने का मेरा मतलब ये सिंपल सी, ये देखो मैंने आपसे पहले ही बोला, नॉन साइंस के एग्जाम्पल लेता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा समझाने के लिए। कहने का मतलब ये, अगर सब्सटेंस की नंबर क्वांटिटी बदल रही है तो उसमें कंज्यूम होने वाली जो हमारी और प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी संख्या भी डबल हो रही है, नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब संख्या, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आप 1 गिलास पानी लो, उस 1 गिलास पानी की डेंसिटी जितनी होगी 1 होती है, मतलब 1 kg/लीटर मान लीजिए। तो वही आप एक बाल्टी भर के पानी ले लो, तब भी पानी की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, आप 1 गिलास पानी लो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर आपने मान लो एक भगोना भर के पानी ले लिया, तब भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना बेटा। तो देखो, क्वांटिटी बदली लेकिन प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं आया। याद करो, यही सब चीज सेम चीज़ कहाँ आती है, आपके +1 में एक थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर आता है, वहाँ आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट, मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है वाटर की, कितना भी आप ले लो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर। ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन वेपर बनने में जो एनर्जी यूज़ में आनी है,
अगर आप पानी के अमाउंट बदलोगे तो बेटा उसका अमाउंट भी बदल जाएगा, एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है उसको कन्वर्ट करने में। तो वो एंथैल्पी बदली, एनर्जी अमाउंट और हीट एनर्जी का अमाउंट बदल के नहीं बदल। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है बेटा जो अमाउंट कम होने पे या बढ़ जाने पर उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है। मतलब अमाउंट चेंज तो उनकी जो अमाउंट के साथ उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ हमारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, अमाउंट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, बढ़ जाए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आया। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से बेटा हमारे सॉल्यूशन की भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो अगर उनका अमाउंट बदल जाए, और अमाउंट मतलब केमिस्ट्री में याद करो अमाउंट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट है ना। हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको आप क्या बोलते हो, मोल। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे तो उन सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी बदल जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी बढ़ जाएगी। अगर पार्टिकल्स की संख्या घट गई तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बेटा घट जाएगी। तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन की इस टाइप की प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करती है, मतलब जो भी सब्सटेंस है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी संख्या पे डिपेंड करती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या बोला बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन आपको याद हुई क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? अब देखो ये कौन कौन सी होती हैं, ये हमारी बेटा 4 होती हैं। क्लियर पॉइंट? तो उसमें जो सबसे ऊपर आती है बेटा हमारे पास, जो सबसे ऊपर प्रॉपर्टी है वो, मतलब कोई आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। उनमें से एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव, है ना, लोअरिंग। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। कोई भी बेटा सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर होगा तो उसमें एक लोअरिंग आती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLVP, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, है ना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाना। ठीक है बेटा, एक हमारी तरह इसी तरीके से होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमारी होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन सी? आपके रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो देखो जो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ये हम राउट लॉ में पढ़ा चुके हैं। याद करो राउट लॉ में भी क्या था, राउट लॉ में भी हमारे पास यही सब चीज़ें थी बेटा। याद करिए आप कि एक प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर था, और जब हम उसमें कोई एडिटिव को ऐड कर देते हैं तो एक वेपर प्रेशर बनता है। इज इट क्लियर? और उन दोनों की वेपर प्रेशर में एक डिफरेंस होता है। याद करो, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर भी वही प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो क्या है कि देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस, मान लो हमारे पास प्योर लिक्विड है, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। क्लियर? और जब हम किसी प्योर सब्सटेंस में कोई एडिटिव को ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाता है। और हमेशा बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसी पहली जो प्रॉपर्टी है हम उसी को ले लेते हैं, और वो पहले भी आ चुका है, तो बाकी इन प्रॉपर्टी को 1 बाई 1 लेते हैं अब। तो पहले हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अभी। हाँ जी बच्चों, तो अब हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो पहली वाली है अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, और ये डिस्कशन मोस्टली पहले हो भी चुका है सारा। ठीक है ना, तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास वही कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस या प्योर लिक्विड। ठीक है, तो वो हम इसमें क्या मानते हैं, आप याद करो P0। याद है आपको बेटा? क्लियर है पॉइंट? अब हम क्या करते हैं, इसी में वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन,
ठीक है, जब हमने बेटा जो भी मान लो प्योर सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड है, बेंजीन है, वाटर है, कुछ भी है, तो जो भी प्योर सब्सटेंस है उसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जिसमें अभी हमने कोई चीज़ मिक्स नहीं की है, उसको हीट किया और एक टेम्परेचर पे आके उसकी वेपर्स बनी होंगी। ठीक है ना बेटा, याद है वेपर्स बनने का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि हीट करने पर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, पार्टिकल्स zigzag मोशन स्टार्ट करते हैं, सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और जब ये प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर से सरफेस पे लगने वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे इक्वल या ज़्यादा हो जाता है, याद आ गया, तब ये पार्टिकल सरफेस छोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वेपर्स फॉर्मेशन, यानी वेपर बनना। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से तो बेटा एक हमारे प्योर सब्सटेंस का, प्योर लिक्विड का एक अपना एक वेपर प्रेशर होता है जिसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है, उसको हम किससे बेटा पी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो मिलाने के बाद जब भी हम बेटा प्योर सब्सटेंस से क्या आता है ना, हमेशा क्या होता है, जो पी एस होता है, पी एस हमेशा बेटा क्या होता है, किससे, पी नॉट से क्या होता है ना, कम होता है। क्लियर? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर से कम मिलता है। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? तो वो हमारे पास क्या होगी, देखो ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को डिडक्ट कर देंगे, तो ज़्यादा कौन है हमारे पास, पी नॉट। ठीक है, कम कौन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? अब इसका हम अब रिलेटिव क्या होता है फिर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर बेटा। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर बेटा? तो वो क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। कैसे? देखो मेन पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट। अब हमने प्योर सब्सटेंस में कुछ चीज़ एडिटिव को ऐड किया, वो चीज़ जो ऐड किया वो सॉल्यूट कहलाएगी। ठीक है, और जिस अब वो जो प्योर सब्सटेंस है मिलाने के बाद वो चीज़ क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट, मिलके क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी एस, और पी एस हमेशा क्या होता है, पी नॉट से कम होता है। कितना कम होता है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग ए सब्सटेंस इन ए प्योर लिक्विड। ठीक है, सोल्यूशन है। और ये जो लोअरिंग आई, ये इनिशियल का कितना रेशो है, कि जो लोअरिंग आई, जो कम हुआ है ना, एक तो वो कितना कम हुआ, और जो कम हुआ वो इनिशियल से उसका रेशो क्या है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? और जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू बी द, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये इक्वल होती है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये क्या चीज़ कहलाती है हमारी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप ओपन कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा वो, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्लस में आपके मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ बनती है। तो हम इसको ड्राइव करके एक रिलेशन बना लेते हैं, तो इसी से हमारे पास आ जाता है ये, है ना, एन, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे उसमें, तो एन बी अपॉन एन ए, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये एक ऑक्सीलेट बन के तैयार हुई। क्लियर? जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो देखो यही सेम ऐसा ही डेरिवेशन हमारा किस में था, है ना, ये हमारा राउट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, तो यहाँ भी बेटा हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। याद रखना, ये जो सॉल्यूट ऐड किया ये हमारे पास कैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। अब इसके पहले मैं चारों बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को आपको डेफिनेशन के फॉर्मूले डिफाइन कर दूंगा, देन एक साथ सबके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुई आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द राउट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो दोनों सेम है, सिमिलर है। चलो बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, वन बाई वन। पहले चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उनके एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे, देन उनके न्यूमेरिकल, और यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।